Good morning, students and my dear friends. Today is 7th of May 2021, Friday. Inspiration of the day is your time is limited, so don't waste it living someone else's life. आज के डिस्कशन में हम इन आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। यूएस बैक्स वैक्सीन आईपी वेवर्स एक्स ग्लोबल फार्मा मेजर्स। जैसा कि हम सब ने पहले भी डिस्कस किया था कि WTO में, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कोविड-19 वैक्सीन के आईपीआर के वेवर को लेकर के कंटिन्यूसली नेगोशिएशन चल रहा है और जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है या पेटेंट शेयरिंग की बात आती है, डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। दे जनरली प्रोटेक्ट द आईपीआर और द पेटेंट ऑफ द बिग कंपनीज। अभी रिसेंटली एक सडन मूव में या भी कह सकते हैं कंट्रास्ट मूव में यूएसए ने कोविड-19 वैक्सीन के आईपीआर के वेवर को सपोर्ट किया है एंड इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रेरी मूव और अ कॉन्ट्रेरी अप्रोच दैट जनरली यूएस टेक्स इन केस ऑफ आईपीआर। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोविड-19 के वैक्सीन के पेटेंट प्रोटेक्शन को लेकर के वेवर को सपोर्ट किया है। यूएस का अप्रोच ये है कि जो भी कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे शुड बी रेडी टू शेयर देयर नो हाउ, रेडी टू शेयर देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रेडी टू शेयर देयर पेटेंट, सो दैट rapid scaling of COVID-19 manufacturing can be done and there will be the timely availability of the affordable COVID-19 vaccine, more specifically to the worst impacted country like India. तो जो यूएस का अप्रोच है वो एकदम से अपोजिट अप्रोच आया है, जिसको देख करके ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यूएस के इस अप्रोच के बाद WTO में थॉनी नेगोशिएशन होगा, क्योंकि जो मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिन्होंने वैक्सीन डेवलप करी है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इनोवेशन किया है, बहुत सारा पैसा खर्च किया है कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट में, दे आर एक्चुअली नॉट वेरी विद द अप्रोच ऑफ यूएस गवर्नमेंट। तो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें जिनके एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ने G20 की जो एक रिपोर्ट, G20 की रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट किया है। उसमें कंपनीज जैसे कि नोवार्टिस, एजी, एक्स्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन जो बेसिकली वैक्सीन डेवलप कर चुकी है या वैक्सीन डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज में, तो ऐसी कंपनीज ने WTO को वार्न किया है और अदर कंट्रीज़ को वार्न किया है कि अगर पेटेंट का, आईपीआर का वेवर होता है और उन्हें प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपना नो हाउ या अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को या नॉलेज को अदर कंट्रीज़ के साथ शेयर करें और उसे वेव ऑफ करें, in that case this particular move of WTO or the G20 leaders will weaken the intellectual property right protection environment in the world, as well as it will reduce the investment and hurt the innovation. Why? Because उनका ये कहना है कि अगर कंपनीज को उनके इनोवेशन का, उनके इन्वेस्टमेंट का, उनके R&D का इंसेंटिव नहीं मिलता है और उन्हें जितनी मेहनत से, जितने इन्वेस्टमेंट से वो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं और उन्हें दूसरे प्लेयर्स के साथ उसका नो हाउ, उसका टेक्निकल नो हाउ या आईपीआर शेयर करना पड़ा, तो डेफिनेटली दे विल नॉट गेट द इंसेंटिव बाय बीइंग द प्राइस डिक्टेटर। वो प्राइस डिक्टेटर नहीं हो सकती मार्केट में, तो इससे उन्हें इंसेंटिव नहीं मिलेगा और जब उन्हें इंसेंटिव नहीं मिलेगा उनके इनोवेशन का, उन्हें उनके इन्वेस्टमेंट का, उनके एफर्ट्स का, तो डेफिनेटली in future these company will not go for further investment and further innovation in case of vaccine manufacturing. तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हेल्थ और लाइफ साइंस कंपनीज के, उनका ये कहना है दैट गवर्नमेंट एज वेल एज द WTO एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब को बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। अगर एक साइड अप्रोच रहेगा तो दैट विल फर्दर रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट एंड डेफिनेटली इट विल हर्ट द इनोवेशन एंड फ्यूचर नो कंपनी विल स्टेप अप in order to develop the vaccine for any sort of pandemic. तो अगर हम बात करें तो दो साइड हो गए, एक साइड जो आईपीआर वेवर को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा साइड है जो आईपीआर वेवर के अगेंस्ट में है। तो ऐसा कौन सा साइड है जो आईपीआर वेवर के अगेंस्ट में है? डेफिनेटली जो लाइफ साइंस कंपनीज हैं, हेल्थ एंड लाइफ साइंस कंपनीज जैसे नोवार्टिस हो गया, एक्स्ट्राजेनिका हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन सच एज OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development,
और यूरोप की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन है दैट इज EFPIA। तो इन सब का एक कार्टेल है, दे आर एक्चुअली अगेंस्ट द वेवर ऑफ IPR प्रोटेक्शन। On the other hand, few countries like India, USA and other developing nations जो कि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, वो IPR वेवर के साइड में है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है WTO का क्या मूव है बेसिकली। तो WTO जनरली ऐसे केस में न्यूट्रल अप्रोच अडॉप्ट करता है, बट जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन वर्स्ट है कुछ कंट्रीज़ में, मोर स्पेसिफिकली इंडिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से WTO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका ये कहना है कि द मेंबर नेशन शुड प्रोवाइड ऑल type of all sort of support to India as it continue to battle the second wave of COVID-19 पैंडेमिक। तो WTO इज क्वाइट होपफुल और हम ये कह सकते हैं WTO भी IPR वेवर के साइड में ही है। इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट द कॉमर्स मिनिस्ट्री एज वेल, कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ विच कंट्री? Commerce Ministry of India. That in a particular statement, Commerce Ministry said that we are very hopeful that the consensus-based approach waiver can be approved quickly at WTO. तो WTO को भी हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा inclined है कि IPR जो intellectual property right है उसको, उसका जो नो हाउ है उसको शेयर किया जाए या IPR का वेवर किया जाए, जिससे कि जो वैक्सीन है वो टाइमली अवेलेबल हो, अफोर्डेबल कॉस्ट पे अवेलेबल हो। और इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, वैक्सीनेशन के थ्रू लाइवलीहुड को एज वेल एज ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सके। सो दीज आर द फ्यू key points, that is US is actively participating in this particular W negotiation and US is taking the side of India or we can say the IPR waiver। अब USTR का ये कहना है, जो US की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसका ये कहना है कि अब चूँकि नेगोशिएशन दो साइड हैं और दोनों ही साइड काफ़ी OECD हो गया, चाहे वो यूरोप की फार्मा एसोसिएशन हो गए और चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, दे ऑल आर अगेंस्ट दिस वेवर। तो द नेगोशिएशन में गो थॉर्नी एंड इट विल टेक टाइम बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। IPR कहना बहुत आसान होता है बट नंबर ऑफ इशूज आर इन्वॉल्व इन टू इट, कि कितने एक्सटेंट तक, कब तक IPR शेयर होगा, कितने एक्सटेंट तक, और अगर IPR शेयर करेंगे कंपनी तो उनका इंसेंटिव क्या होगा। देयर आर नंबर ऑफ इशूज इन्वॉल्व। हालांकि कुछ ऐसे अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम USA, कुछ डेवलप नेशंस हैं जो कि ट्रिप्स के वेवर का अपोजिशन कर रहे हैं एट WTO। हालांकि सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, इंडिया, USA, साउथ अफ्रीका जैसे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि फ़िलहाल के लिए IP प्रोविज़न के वेवर की डिमांड कर रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो वैक्सीन मेकर्स हैं उनका ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम द सपोर्ट बाय US एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पेटेंट वेवर फॉर COVID-19 वैक्सीन, it is still very difficult for Indian companies to get the immediate access unless the innovator companies come forward to पार्टनर विद अस। तो ऐसा नहीं कि अगर WTO में अप्रूव हो भी जाता है देन टू जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कितना हमसे पार्टनरशिप करेंगी, कितना इंडियन कंपनीज से पार्टनरशिप करेंगी अपने टेक्नोलॉजी को, अपने नो हाउ को शेयर करने के लिए। तो वेलकम तो किया है इंडियन फर्म्स ने US के इस अप्रोच को, बट स्टिल गेटिंग एक्सेस टू द फॉरेन वैक्सीन एंड देयर नो हाउ इज स्टिल अ लॉन्ग हॉल एज पर द इंडियन कंपनीज। और अगर फॉरेन कंपनीज आती भी हैं शेयर करने कुछ टाइम बाद, एंड vaccine development itself is a biological product, vaccine, it takes a very complex process to actually manufacture the vaccine। तो जब तक फॉरेन कंपनीज टेबल पे आएंगे नेगोशिएशन के लिए, वो एग्री करेंगे और वो एक्चुअल में जाकर के ऑन ग्राउंड IPR या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को शेयर करेंगे और तैयार होंगी उस चीज़ के लिए, जब तक वैक्सीन डेवलप होगी और वो मार्केट में जब तक पहुंचेगी तब तक प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा। तो इंडियन फर्म्स आर नॉट वेरी होपफुल फॉर दिस अप्रोच of WTO as well as US government, although they have welcomed this approach। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 given on page number 4, India's fiscal response conservative reports। अभी रिसेंटली एक आज़म प्रेमजी यूनिवर्सिटी है जहाँ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है आफ्टर रिसर्च, दैट द नेम ऑफ रिपोर्ट इज स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 year of COVID-19।
और इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो इंडिया का फिस्कल रिस्पांस रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का जो फिस्कल रिस्पांस रहा है टू कोविड-19 पैंडेमिक, वो बहुत कंजर्वेटिव रहा है। कंजर्वेटिव रहा है इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ये कि जितना फिस्कल सपोर्ट देना चाहिए था इन इकोनॉमी को, उतना फिस्कल सपोर्ट गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। जितना इकोनॉमिक रिलीफ देना चाहिए था उतना इकोनॉमिक रिलीफ नहीं दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। एंड बिकॉज ऑफ दिस the impact of second covid wave are still unfolding and may be the large and larger than the first one। तो जो प्रोडिक्शन किया गया है वो क्या गया कि जो कोविड-19 जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें जो सपोर्ट चाहिए था वो भी नहीं दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया था। ऑल्दो अगर आपको याद हो, आप मेरे डिस्कशन को फॉलो करते हैं, तो उस समय भी हमने डिस्कस किया था कि कई सारे कंट्रीज ने 10% 11% ऑफ देयर जीडीपी का इकोनॉमिक सपोर्ट दिया था अपने अपने कंट्रीज़ को। बट इंडिया के केस में वो सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% भी नहीं था। कई सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम को मर्ज कर दिया गया था जब भी आत्मनिर्भर भारत का पैकेज अनाउंस किया गया था उस ड्यूरेशन में। तो जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट पर बर्डन आया था वो केवल 1 to 2% ऑफ जीडीपी आया था। तो उस समय भी गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट किया था। और अगर बात करें कि एक्चुअल उसमें कितनी ज़रूरत है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5.5 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज उस समय उस पर्टिकुलर क्राइसिस को डील करने के लिए चाहिए था। बोल्ड मेजर्स रिक्वायर थे फ्रॉम आरबीआई साइड, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट गवर्नमेंट एट दैट टाइम हैज़ टेकन अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच टू डील विद कोविड-19 पैंडेमिक। और सेकेंड वेव को लेकर के ये भी एंटिसिपेशन किया गया है इस रिपोर्ट में कि इसका इम्पैक्ट पहली वाली वेव के इम्पैक्ट से ज़्यादा हो सकता है। स्टिल इट इज़ अनफोल्डिंग। आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, कुछ ही टाइम पर पता चल जाएगा कि इतना इम्पैक्ट कोविड-19 का रहा। बट एज पर द रिपोर्ट कमिंग as it does on the back of depleted savings, debt, reduced fallback options, second wave can lead to potentially larger impact on few sector। कौन सा सेक्टर है? वर्क, इनकम, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ये सेक्टर है, ये जो एरियाज हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं फॉर इन अपकमिंग टाइम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो सेविंग्स हैं इंडिविजुअल्स की वो ख़त्म हो रही हैं। अगर हम पब्लिक की बात करें तो उनके यहाँ हर सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में एनीवन इज़ इन्फेक्टेड। और इस समय जो हॉस्पिटलाइजेशन की या मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो कॉस्ट है उससे पब्लिक की सेविंग कम हो रही है। कई कई केसेस में तो डेट भी लेना पड़ रहा है, लोन भी लेना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल सर्विसेज, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ डिमांड। इंक्रीज डिमांड है तो डेफिनेटली सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, तो जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल सर्विसेज उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इफ़ यू कंपेयर द normal price of oxygen concentrator, oxygen cylinder, bed with the present cost or the current price of these services, you will find the increase of 2,300%, 2,000, 3,000, or in case of medicines it is 200, 300% increase. And because of this, the savings of individuals are depleting. They are actually getting under the debt. तो इन सब कंज्यूमर सेविंग्स की वजह से आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट पर सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, वर्क, इनकम, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है एज पर दिस रिपोर्ट ऑफ आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। और ऐसे स्टेट्स जो कि कोविड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हैं, जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वो एक फोरफ्रंट अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं कोविड को कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर में, उन स्टेट के फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होंगे और आगे आने वाले कई सालों तक, कई फाइनेंशियल ईयर तक स्टेट के फाइनेंस रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। तो दैट में फर्दर इम्पैक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और वेलफेयर एक्टिविटीज़ इनटू दोज स्टेट्स। और डेफिनेटली रिपोर्ट ने अगर प्रॉब्लम बताई हैं, चैलेंजेस बताए हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशंस भी बताएं। सो रिपोर्ट प्रपोज द एक्सटेंशन ऑफ फ्री राशन अंडर द पीडीएस बियॉन्ड द जून एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ 2021 financial year, and direct cash transfer of 5,000 for 3 months to the vulnerable houses, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लॉस की वजह से बेसिक कम्युनिटीज़ या खाने की भी अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो
एग्जिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए सजेशन किया कि 5,000 रुपये पर मंथ ट्रांसफ़र किए जाएं ऐसे घरों को, ऐसे वनरेबल हाउसेस को। अपार्ट फ्रॉम दिस रिपोर्ट हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट जो मनरेगा है उसका भी एक्सपेंशन किया जाए। जो एंटाइटलमेंट है जो 100 दिन का दिया जाता है उसको इंक्रीज करके 150 दिन का कर दिया जाए। एंड रिवाइजिंग प्रोग्राम वेजेस अपवर्ड टू स्टेट मिनिमम वेज एंड इन्हांसिंग द प्रोग्राम बजट टू एटलीस्ट 1.75 ट्रिलियन। तो मनरेगा के इंटाइटलमेंट को भी एक्सटेंड करने की बात करी गई है। जो मिनिमम वेजेस हैं उनके रिविजन की भी बात करी गई है इस रिपोर्ट में, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इकोनॉमी सो दैट मनी सप्लाई विल बी इंश्योर्ड, डिमांड विल बी जनरेटेड, और जो सेविंग्स हैं, हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, उनको भी टर्न बैक किया जा सके, क्योंकि सेविंग्स पर कंट्री का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर सेविंग्स होंगी तभी कंट्री में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। आई होप जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं दे कैन रिलेट इट। हाउस होल्ड सेविंग इज़ अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन एनी इकोनॉमी। अगर सेविंग्स ज़्यादा होंगी तभी इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको याद हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, तो उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। तो इसके लिए भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कहा गया है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम को लॉन्च करने के लिए भी रिपोर्ट ने सजेस्ट किया, दैट इज पायलट अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम जहां पर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, या ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, वहाँ पर इस तरह का अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च करके गवर्नमेंट बेसिकली वुमेन वर्कर्स को सपोर्ट करते हुए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। और जो ओल्ड एज वुमेन है उनको अप्रॉक्सीमेटली 500 पर मंथ की पेंशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरह की अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करके वुमेन वर्कर को सपोर्ट करना, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। अगर आप देखें इनइक्वालिटी देखें अगर पैंडेमिक में भी, तो भी आपको ईजिली देखने को मिलेगी कि जेंडर गैप आपको पैंडेमिक के केस में भी देखने को मिला। कई बार वुमेन्स की प्रॉब्लम सामने आ ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, एंड वुमेन आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इफ यू गो थ्रू द रिसर्च पेपर यू कैन फाइंड आउट number of challenges, number of issues that women gender is facing because of pandemic, that is more than the male. तो वुमेन वर्कर को फोकस करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करने की भी बात करी गई है। जो ओल्ड एज पेंशन है उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम में कहा गया। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में चैलेंजेस को बताया गया है और उन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास, जिसको गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, नॉट मिटिगेट, मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी, ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। आप देख लेते हैं next clip, that is article number 3 given on page number 4. BOB sanctioned rupees 500 crore to Serum Institute. So banks have changed gear to cater the healthcare sector after the RBI's announcement of opening 50,000 crore liquidity tap exclusively for हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज। तो बैंक्स ने भी अब इमीडिएट एक्शन अडॉप्ट कर लिया, इमीडिएट एक्शन या वो बैटल मोड पे कमर्शियल बैंक भी आ गए हैं आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद में। एंड इमीडिएटली आफ्टर सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट ऑन मंडे, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 करोड़ का लोन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सैंक्शन किया। एंड वी ऑल नो SII इज द लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में कोविशील्ड का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ही कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी, जो कंट्री का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेंडर है, उसने भारत बायोटेक को भी क्रेडिट लाइन सैंक्शन करी है। हालांकि कितना अमाउंट की क्रेडिट लाइन सैंक्शन करी है ये क्लियर नहीं है, बट एक मेजर अमाउंट की क्रेडिट लाइन भारत बायोटेक को SBI ने सैंक्शन करी है। तो बैंक्स आर नाउ ऑन एक्टिव मोड इन ऑर्डर टू in order to fund the medical services companies। हालांकि अगर हम देखें इस दोनों ही केस में, तो दोनों ही बैंक ने एक सेफ गेम प्ले किया है, जिसमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को लोन पहले ही प्रोवाइड कर दिया इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द स्मॉल स्केल कंपनीज और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस। क्योंकि डेफिनेटली सबको दिख रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट हो चाहे वो भारत बायोटेक हो, आगे आने वाले टाइम में इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दे आर मोर फाइनेंशियली प्रूडेंट देन MSMEs और अदर स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं।
क्योंकि अगर स्मॉल और मीडियम स्केल के जो मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लोन दिया जाएगा तो दैट लोन इन प्रेजेंट केस इज मोर रिस्की देन दिस लोन। तो बीओबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इमीडिएटली पहले ही लोन सेक्शन कर दिया बड़ी बड़ी कंपनीज को। अब जो रिमेनिंग कमर्शियल बैंक्स हैं दे हैव टू डील विद द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड डेफिनेटली दिस विल इंक्रीज देयर रिस्क एक्सपोजर ऑल्सो। अब देख लेते हैं few other news clips. Cognizant sees highest IT attrition. So IT major Cognizant experienced the highest attrition rate in the industry at 21% during January and March quarter. Attrition क्या होता है? Basically, attrition is a number or the rate of employee leaving the organization permanently. तो कितने रेट से एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को वॉलंटरी छोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एट्रिशन रेट। एंड डेफिनेटली हाई एट्रिशन रेट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड कंडीशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। और अभी रिसेंटली 21% का एट्रिशन रेट IT मेजर कॉग्निजेंट कंपनी में देखने को मिला है। एंड द कंपनी वॉलंटियर एट्रिशन रेट वॉज 18% प्रीवियसली, ऑल्दो इट वॉज ऑल्सो वेरी नॉट वेरी गुड। 18% तो पहले ही था। और आपको पता हो US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है और उनका ये कहना है कि द रीज़न प्रॉबेबली मे बी द इम्पैक्टिंग इट्स परफॉर्मेंस, क्योंकि एट्रिशन रेट हाई हो रहा है इसीलिए कोविड की जो कॉग्निजेंट की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है। एट्रिशन रेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हायर करना, फिर उन्हें ट्रेन करना, फिर उन्हें जब तक वो प्रोडक्टिव होंगे, जब वो प्रोडक्शन में लगेंगे, एफिशिएंट होंगे, तब तक कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे रहे हैं तो इट्स सिंपली द वेस्टेज ऑफ कॉस्ट, वेस्टेज ऑफ मनी। तो अगर ज़्यादा एट्रिशन रेट है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना था। और ऐसा कहा जा रहा है कॉग्निजेंट ने सबसे ज़्यादा एट्रिशन रेट फेस किया है इनटू दिस क्वार्टर। अगर हम TCS की बात करें तो TCS में 7.2%, इंफोसिस में 15.2%, विप्रो 12.1%, कॉग्निजेंट में 18 था जो बढ़ के 21% हो गया है। और रीज़न यही है, डिजिटल टैलेंट कैपेबिलिटीज़ की वजह से कंपनीज, IT कंपनीज में बहुत ज़्यादा जॉब हुपिंग देखने को मिलती है। जनरली होता क्या है, जो इमर्जिंग ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो टॉप ई कॉमर्स कंपनीज से हेड पोचिंग या हेड हंटिंग कर लेती हैं ऑन अ वेरी हायर सैलरी। अगर कोई एम्प्लॉय गूगल में काम कर रहा है, रिसेंटली गूगल वॉज ऑल्सो फेसिंग विद दिस प्रॉब्लम, हाई एट्रिशन रेट। कोई एम्प्लॉय गूगल का और फेसबुक या वॉलमार्ट जैसी कंपनी जो कि इस समय इमर्जिंग है, हम कह सकते हैं अमेजॉन, तो वो ऐसे एम्प्लॉयज़ पर, की एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखती हैं और उन्हें ज़्यादा सैलरी हायर करके, ज़्यादा पर्क्स एंड परक्यूसिट्स हायर करके अपने यहाँ बुला लेती हैं। डेफिनेटली अगर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा पर्क्स एंड परक्यूसिट्स मिलेंगे, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पर वो अपने पोटेंशियल को प्रूव कर सके, तो दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली गूगल में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिली थी, हाई एट्रिशन रेट था। और बाद में अगर रीज़न एक्सप्लोर किया गया तो यही था कि जो इमर्जिंग ई कॉमर्स कंपनीज दे आर एक्चुअली डूइंग हेड हंटिंग। तो ये सब प्रॉब्लम चलती रहती हैं। फिलहाल कॉग्निजेंट सीज द हाईएस्ट एट्रिशन रेट इन IT। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मॉल रेंटल फॉल्स अप टू 50% एज कोविड-19 हिट्स द बिजनेस। रिटेल एंड कमर्शियल बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। डिमांड सबड्यूड हो रही है, डिमांड ही नहीं है, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, वो कोविड से रिलेटेड जो सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज हैं, उसको ही अवेल करने में डेड केस में चला जा रहा है। तो अब भी उनके पास फ़िलहाल के लिए मॉल जाने के लिए या रिटेल्स में खर्च करने के लिए इतना पैसा नहीं है, जिसकी वजह से जो शॉप्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो मॉल में उनकी शॉप्स क्लोज हो रही हैं या वो फ़िलहाल के लिए एम्प्टी कर रहे हैं स्पेस को। तो वो जो मॉल का रेंट है वो 50% तक फॉल कर गया है। मतलब शॉप्स की स्पेस की, फिजिकल स्पेस की डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है तो रेंट फॉल कर रहा है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो अब कोविड-19 का इम्पैक्ट फिलहाल दिखना शुरू हो चुका है ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिया। फाइनली नेक्स्ट क्लिप। फिच ने इंडिया की GDP फोरकास्ट को रिड्यूस कर दिया है 9.5% तक। अगर आपको याद हो, कल ही हमने डिस्कस किया था कि फिच वाज क्वाइट पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द इंडियन इकोनॉमी। 12% की ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन था। फाइनली कंट्री की क्राइसिस को देखते हुए, कोविड-19 के रिजरेक्शन को देखते हुए, बढ़ते हुए केसेस को देखते, फिच ने भी इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है उसको 9.5% तक रिड्यूस कर दिया है। अभी इस समय की अगर हम बात करें तो सबसे जो ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो गोल्डमैन सैश का है। हो सकता है रिसेंटली वो भी अपनी प्रोजेक्शंस को रिवाइज कर ले। तो
फिलहाल के लिए मूडीज़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोल्डमैन शेयर्स और बार्कलेस, इन सब के जो फोरकास्ट डिजिट्स हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर के वो डबल डिजिट के हैं। तो अब ये हो सकता है हमें आगे वाले टाइम में देखने को मिलेगी, इनके भी फोरकास्ट रिवाइज हो रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि कितना इम्पैक्ट होने वाला है कोविड-19 पर, बट अगर हम इंडिकेटर्स को देखना शुरू करें, जो इनिशियल इंडिकेटर्स है उन्होंने इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। केयर्न dispute, PSB told to take out cash held abroad. So government has asked the state-run banks to withdraw fund from their foreign currency account abroad. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का या न्यू दिल्ली का ऐसा अफेयर कि जो केयर एनर्जी में ट्राई टू सीज द कैश आफ्टर एन आर्बिट्रेशन रूलिंग इनटू द टैक्स डिस्प्यूट। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो उस पर्टिकुलर कंट्री में जो असेट है, जो करेंसी है, जो डिपॉजिट्स हैं, डिफरेंट बैंक जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के बैंक में भी अपना डिपॉजिट रखते हैं करेंसी के फॉर्म में। तो ऐसा ना हो कि जो रिसेंट के रूलिंग आई है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की, आर्बिट्रेशन की, उसको देखते हुए जो केन एनर्जी कहीं ये डिमांड ना कर दे कि जो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो असेट है फॉरेन बैंक्स में उसको सीज कर दिया जाए इन ऑर्डर टू गेट द ruling amount by Indian government. Care was awarded damage of more than $1.2 billion plus interest rate and cost in December. In a very long drawn out tussle between Indian government and ओवर इट्स रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्लेम। तो केयर ने वो वर्डिक्ट जीता था, या हम ये कह सकते हैं आर्बिट्रेशन में केयर ने जीता था और उसको अवॉर्ड किया था अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन का डैमेज जो इंडियन गवर्नमेंट को पे करना है। और इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ उसके लिए मना कर दिया। तो इसको डायरेक्ट करते हुए, इसको रोकने के लिए जो भी स्टेट रन बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया कि जो आपका फंड फॉरेन करेंसी के अकाउंट में अब्रॉड में है उसको आप वापस ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो केयर इंडिया इस बात की अपील करे कि गवर्नमेंट ऐसे पैसे तो दे नहीं रही, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के फॉर्म में जो उसका पैसा है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में उसको सीज कर लिया जाए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम $1.2 बिलियन। सो गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड द PSUs टू होल्ड देयर कैश बैक फ्रॉम अब्रॉड। सो आज के लिए इतना ही। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. And if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.